चले जी, लेट्स स्टार्ट बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इसकी जैसे अगर हम इसके टाइटल ही देख लें कि ये क्या है, ये वो सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं कि जब हमने ब्रांचेस में काम करना है, कैसे करना है, ट्रांजैक्शंस को कैसे पोस्ट करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, चेक की डीलिंग कैसे करनी है, कैश अगर क्रेडिट करना है तो कैसे करना है, बैंकर्स को कहाँ उसके राइट्स हैं, कहाँ उसकी प्रोटेक्शन है, कस्टमर की प्रोटेक्शन कहाँ पर है, उसके राइट्स क्या है, कस्टमर्स के साथ हम रिलेशनशिप किन कंडीशंस में खत्म कर सकते हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन किन कंडीशंस में हम शेयर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के हवाले से लॉ हमें क्या कहता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि जहां पर भी हम लॉ को ब्रेक करेंगे, जहां पे हम लॉ को अनफॉलो करेंगे, वहां पे हमारे लिए मसला बन जाएगा। जैसे अगर आप अपनी रूटीन की एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग किसी भी रोड सिग्नल के ऊपर, हमें पता है कि रेड सिग्नल है, तो रेड को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें जुर्माना हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम मतलब लॉस को बियर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम तोड़ के आगे निकल जाए तो फिर हमें, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है कि हमारा चालान ना हो। इसी तरह जिंदगी में बाकी भी चीजें होती हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज में रह रहे होते हैं, फैमिलीज में भी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस अच्छी बन जाती हैं जिनको के फॉलो करना फिर जरूरी होता है। मसलन अगर फर्ज करें आप लोगों ने घर में, हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि जो भी बंदा बाहर से आएगा वो अपने जूते उतारेगा, अपने कपड़े उतारेगा और उनको प्रॉपर जगहों के ऊपर रखेगा। अगर हम इस प्रैक्टिस, ये गुड प्रैक्टिस है, अगर हम इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर में हर तरफ चीजें बिखरी रहेंगी, घर की सफाई कोई नहीं होगी और एक इन्वायरमेंट सारा खराब हो जाएगा। जिंदगी का जो पहिया है वो अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, आने वाले लोग भी इसको बुरा ख्याल करेंगे और अपने लिए भी हमें प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए जो लॉज होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको फॉलो करना, इनको अच्छे तरीके से लेके चलना, ये हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी होता है। इसी तरह हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए मैंडेटरी होता है कि इन चीजों को प्रॉपर फॉलो किया जाए। इसी तरह हमारे कंट्री के रूल्स है, जैसे आइन बना हुआ है हमारा, उस आइन को फॉलो करके कंट्री को रन किया जाता है। आप बेसिकली ये समझ लें कि किसी भी लॉ को बनाए बगैर, प्रैक्टिसेस को डेवलप किए बगैर, सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर किसी भी एरिया में मूवमेंट जो है, किसी भी एरिया में जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है। इसलिए लॉ को इग्नोर किसी भी लेवल पे हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी लेवल पे लॉ को इग्नोर करेंगे, हमें किसी पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, कहीं पे लॉस का या डैमेजेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी अपने जहन में रख लें कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर हम इसको बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें कि आप लोगों की या हम लोगों की जो जॉब है, हम जॉब कर रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम किसी भी लॉ को अगर फॉलो नहीं करेंगे, हमें किसी फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है, कहीं पे कस्टमर सर्विसेज सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, बैंक को लॉस हो सकता है, बैंक के डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप, हम बैठे हुए हैं, हमने एक चेक गलत पे कर दिया, प्रॉपर सिक्योरिटी किए बगैर या प्रॉपर बैंक ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो किए बगैर अगर हमने एक चेक की पेमेंट कर दी, गलत पेमेंट हमसे हो गई, तो वो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, बैंक को उस चीज का लॉस होगा। और जो एम्प्लॉय होता है, जो गलत ट्रांजैक्शंस जिससे प्रोसेस हो जाती है, उसको भी फिर पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। इसलिए लॉ को इग्नोर हमने किसी भी लेवल के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर और किसी भी कंडीशन में, इन एनी कंडीशन, इसको अनफॉलो या इसको मतलब इसको भूल के हमने आगे नहीं गुजरना, इसको प्रॉपर तरीके से हमने फॉलो करना, इग्नोर नहीं करना। तो दो चीजें, जैसे हमने टाइटल पे देखा कि बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, तो बेसिकली दो कंसेप्ट्स हैं।
एक लॉ है, एक प्रैक्टिस है। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि जो जो चीजें माशरे के अंदर अच्छी चीजें कुछ डेवलप हो जाती हैं, उनको हम प्रैक्टिसेस कहते हैं। और लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब ये होता है कि हमारा एक प्रॉपर एक बुकलेट की फॉर्म में लिखा हुआ आइन होता है, एक लिखी हुई हमारी लिखी रिटन फॉर्म के अंदर एक बुकलेट बनी होती है जिसको हमने फॉलो करना होता है। उसमें हर एरिया को कंसिडर किया जाता है कि ये काम अगर हमने करना है, हम सपोज अगर हम बैंकिंग को देखें तो अगर हमने चेक की पेमेंट करनी है तो ये लॉ है, इसको हमने फॉलो करना है। अगर हमने अमाउंट रिसीव करनी है, क्रेडिट करनी है, तो इस लॉ को फॉलो करके हमने करना है। अगर हमने अकाउंट ओपन करना है तो इस लॉ को हमने फॉलो करना है। तो लॉ बेसिकली क्या होता है? रिटन फॉर्म के अंदर एक बुकलेट होती है। अब आप ब्रांचेस में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके हर बंदे के सिस्टम के अंदर ये लॉ या ये बुकलेट पड़ी हुई है जिसको ऑपरेशनल मैनुअल हम कहते हैं। उसके अंदर तमाम किस्म की डिटेल्स लिखी हुई आपको मिलेंगी कि किस एरिया में काम करना है तो उसको हमने इन रूल्स के तहत करना है, कौन से लॉज इसके लिए बने हुए हैं जिनको हमने फॉलो करके चलना है। लेजिस्लेचर्स हमेशा लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेचर्स कौन से होते हैं? तो आप समझ लें कि जैसे अगर हम कंट्री की मिसाल ले लें तो हमारे एमपीए या एमएनए जो हमारे असेंबली के अंदर लोग बैठे होते हैं, आप लोग भी न्यूज में भी सुन रहे होते हैं कि जी फलां जो है वो लॉ फलां असेंबली ने पास कर दिया, फलां चीज वहां से पास होगी। तो ये बेसिकली एक, जैसे बैंक के अंदर हम देखें तो हमारे हेड ऑफिस लेवल पे की प्रॉपर एक बॉडी बैठी होती है जो उस चीज को रिव्यू करती है, स्टेट बैंक से उसकी परमिशन लेती है और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज बाइंडिंग फॉर बैंकर्स। ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि जितने भी लॉज बने हुए उसको हमने बीइंग अ बैंकर हमने फॉलो करना है। प्रैक्टिस इज एन अनरिटन रूल नॉट कंट्रारी टू एनीथिंग मेंशन्ड इन एनी लॉ ऑफ लैंड। प्रैक्टिसेस का जैसे मैंने बताया कि ये रिटन फॉर्म में नहीं होती, गुड प्रैक्टिसेस सोसाइटी में डेवलप हो जाती हैं। मसलन अगर फर्ज करें एक जगह पे बहुत ज्यादा किसी किसी मार्केट में या किसी चौक में कोई बहुत ज्यादा वो रशी है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, पैदल आने जाने वालों का रश लगा रहता है, तो वहां पे अगर एक गुड प्रैक्टिस डेवलप हो जाए कि अगर एक तरफ से आने वाले राइट साइड पे होके चलें और दूसरी तरफ को जाने वाले लेफ्ट साइड पे होके चलें, तो क्या होगा? इस गुड प्रैक्टिस से वहां पर रश नहीं बनेगा, वहां पे हुजूम नहीं बनेगा, वहां पे देर नहीं लगेगी, लोग प्रॉपर वहां से गुजरते रहेंगे। इसी तरह जब किसी भी हम जगह पे जाते हैं, अगर हम लाइन में रह के तो वहां पे फॉलो करते हैं, कहीं से हमने कुछ टिकट लेना होता है, कहीं से हमने कुछ खाना लेना होता है, तो अगर हम लाइन में रह के चीजें करेंगे तो उसका क्या होगा? लाइन में रहते हुए प्रॉपर हम लोग, ना हमारा टाइम जाया होगा और ना उसमें हम एक हजूम बनेगा। तो ये प्रैक्टिसेस होती हैं, गुड प्रैक्टिसेस होती है। इसी तरह अगर हम बैंक में देखें तो बैंक में मसलन एक अच्छी प्रैक्टिस ये बनी हुई है कि जी अगर आपका एक चेक आया हमारे पास, हमने पेमेंट उसकी करनी है, तो बैंक ने कहा जी इसकी कॉल बैक कर लें। कॉल बैक मीन्स कि आप कस्टमर को कॉल करके कंफर्म कर लें कि ये आपने फलां बंदे को चेक इशू किया हुआ है और इसकी पेमेंट हम करें या ना करें। तो वो दो चीजें बताएगा। पहली चीज तो ये कहेगा कि बिल्कुल मैंने इस बंदे को, फलां बंदे का नाम है और इसको मैंने इतनी अमाउंट का चेक इशू किया हुआ है। सेकंड हमें बताएगा कि आप इसकी पेमेंट कर दें, या हमें मना कर देगा या हमें अलो कर देगा। तो ये गुड प्रैक्टिस है। Practice is set of customs followed in societies and adopted by the bankers. Implementation of practice is also binding for bankers. और practices को भी follow करना, उनको proper तरीके से लेके चलना, इसके लिए भी हमारी बाइंडिंग है कि बीइंग ए बैंकर हमने इनको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। तो बैंकिंग क्या है? इसके बैंकिंग के हवाले से लॉ इसकी क्या डेफिनेशन करता है कि बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर सब सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 5 ऑर्डिनेंस एज अंडर। ठीक है जी, लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by checks, drafts, order or otherwise। क्या है जी? बैंकिंग मींस कि क्या जनरल पब्लिक से, लोगों से अमाउंट, पैसा रिसीव करना, किस मकसद के लिए? लैंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए।
पब्लिक से पैसा रिसीव करना लैंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और वो जो बंदा हमारे पास पैसा जमा करवाए जब भी वो डिमांड करे हम उसे पैसा वो वापस करें। विड्रॉल बाय, वो चेक के थ्रू करे, वो ड्राफ्ट के थ्रू करे, वो ऑर्डर करे, या अदरवाइज या कोई और कहीं पे ऑनलाइन करे या कोई और वे यूज करे, तो उसको हम पैसा देने के हमारी बाइंडिंग्स है कि हम उसका जो पैसा वो हमारे पास जमा करवाएगा हम उसको वापस करें। से मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दे दूं कि आज हमारे पास एक बंदा आया, उसने आके 1,000 रुपए से अपने एक अकाउंट ओपन करवाया हमारी ब्रांच में। तो बैंकिंग की ये जो डेफिनेशन है ये कैसे इसको कैसे मीट करेंगे कि 1,000 रुपए से उसने अकाउंट ओपन करवाया, उसकी हमने उसको चेकबुक इशू कर दी या एटीएम कार्ड दे दिया। उस 1,000 रुपए में से अब 1,000 का 1,000 हम ब्रांच में नहीं रखते, उसमें से हमने क्या किया, हमने 500 रुपया अपनी ब्रांच में रखा कैश काउंटर के अंदर इन शेप ऑफ फिजिकल कैश। 300 रुपया जो था वो हमने, हमारे पास एक दूसरा कस्टमर भी था जो बैंक से अमाउंट कर्ज लेना चाह रहा था, उसको हमने 300 रुपया लैंडिंग कर दी, और जो 200 रुपया हमारे पास बचा वो हमने अपना जो हमारा हेड ऑफिस में ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जो डिफरेंट किस्म के एरियाज में वहां पर ऑन बिहाफ ऑफ बैंक इन्वेस्टमेंट्स करता है, हमने 200 ट्रेजरी में भेज दिया और वहां से उसने मुख्तलिफ एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हो क्या रहा है कि बैंक को इसमें 3 वेज से इनकम जनरेट हो रही है। जो पैसा हमने लैंडिंग किया उसके ऊपर हम कस्टमर से रेट ऑफ रिटर्न या मार्कअप रिसीव कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। जो हमने हेड ऑफिस में 200 रुपया वहां पर हमने भेजा और ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच वहां से इन्वेस्टमेंट की गई, मंथ एंड के ऊपर जो भी इसका प्रॉफिट रेट निकलता है वो ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाता है, तो वो भी ब्रांच को प्रॉफिट मिल गया। तीसरी चीज जो हमने कस्टमर को सर्विसेज देनी है, यानी अगर उसने अगर एटीएम कार्ड इशू करवाया है तो उसके चार्जेस हम उससे रिसीव करेंगे, चेकबुक अगर उसने इशू करवाई है चेकबुक हम उसे दे रहे हैं तो उसके यानी फी इनकम जो होगी, ये तीसरी हमारी शेप होगी या तीसरी टाइप होगी जिसमें ब्रांच की इनकम जनरेट हो रही है। तो इस तरह से ये हमारा बैंकिंग का साइकिल कंप्लीट होता है कि 1,000 रुपए से उसने अकाउंट ओपन करवाया, उसमें से सर्टन अमाउंट हमने ब्रांच में रख ली इस मकसद के लिए कि जब भी वो हमसे डिमांड करेगा हम उसे वापस पेमेंट करेंगे, और सर्टन अमाउंट हमने जो दूसरा कस्टमर हमारे पास था हमने उसको अमाउंट इन शेप ऑफ लोन हमने उसको लैंडिंग कर दी, और जो सर्टन अमाउंट बाकी बच गई थी रिमेनिंग अमाउंट वो हमने थ्रू ट्रेजरी ऑपरेशंस, हमारा जो हेड ऑफिस का डिपार्टमेंट है वहां से हमने उसकी इन्वेस्टमेंट आगे कर दी। तो ये बेसिकली बैंकिंग है, इसकी डेफिनेशन हम इसको इस एग्जांपल में मतलब इसको क्लोज कर सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस है जो एक अकाउंट ओपनिंग के टाइम से लेकर और आगे उसकी ट्रांजैक्शंस तक सारा ये बैंकिंग का सारा चैनल चलता है। बैंकिंग हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे बैंकर क्या होता है, यानी हम लोग क्या करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बैंकर को डिफाइन करता है कि अ पर्सन ट्रांसैक्टिंग द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ lending or investment deposits of money from the public repayable on demand or otherwise withdrawable by check, draft, order or otherwise includes any post office savings bank। ठीक है जी, हमने बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, जाहिर है डेफिनेशन है, बैंक की ब्रांच होगी, हमारा वो एक चीज होगी तो उसको रन करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। ठीक है जी, एक गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। तो बैंकर क्या होता है, जो हमने बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस बंदे की जरूरत होती है उसको हम बैंकर कहते हैं, जिसके थ्रू वो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, कस्टमर का अकाउंट ओपन किया जाता है, उसको
एटीएम चेकबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक इशू की जाती है, उसकी अमाउंट जो है किसी दूसरे को लेंडिंग की जाती है, इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, कैश काउंटर के ऊपर सर्विसेज दी जाती हैं, चेक की पेमेंट्स की जाती हैं, अमाउंट रिसीव की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो जो बंदा कर रहा होता है उसको हम बैंकर कहते हैं। वेरी इजी। फंक्शंस ऑफ द बैंकर, बैंकर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम लोग ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, ये कोई 8-10 किस्म की जनरल चीजें हैं जो ब्रांचेस के अंदर इस वक्त हो रही होती हैं। सेक्शन 7 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 ये कहता है कि फंक्शंस क्या है बैंकर के। पहली चीज है डिपॉजिट, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। ठीक है जी, अकाउंट ओपन किया, डिपॉजिट्स हमारे पास आ गए, लैंडिंग हमने की, कस्टमर्स को हमने उधार दिया, कर्जा दिया, और इन्वेस्टमेंट्स की। ये सारे फंक्शंस ब्रांच पे हो रहे होते हैं। मोबिलाइजिंग मनी फॉर इट मोर प्रोडक्टिव यूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखें, अगर बैंक्स नहीं होंगे, अकाउंट का जो पैसे का जो राउटिंग है वो नहीं हो सकेगी, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में जब ये शुरू में वो इश्यूज बने, महीना डेढ़ दो पहले, तो उस वक्त क्या हो गया था, वहां पे बैंक बंद हो गए थे, तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ गए थे लोगों के पास। चीजों को परचेज करने के लिए लोगों के पास जनरल, मतलब अब घर में तो नहीं कोई रखेगा नहीं इतनी सारी अमाउंट। तो बैंकिंग चैनल जो है वो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कलेक्टिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी अगर हमने, कस्टमर हमारे पास चेक लेके आता है, हम उसे पेमेंट करते हैं, वो हम रिसीव करेंगे, या कोई चेक हमें डिपॉजिट करवाता है, चेक बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी अगर हमने किसी दूसरी ब्रांच गए तो वहां से हमने थ्रू क्लियरिंग लेके कस्टमर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह बाइंग एंड सेलिंग बुलियंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में हम लोग डील कर रहे होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे सीन है, या हमारे पास रनिंग अकाउंट्स होते हैं ब्रांचेस के अंदर, जिसमें हमारे डॉलर, पाउंड, यूरो, जापानीज येन, इसी तरह दिरहम, रियाल, ये मेन करेंसीज हैं जिनमें ब्रांचेस डील कर रही होती हैं। एजेंसी सर्विसेज, इशूइंग गारंटीज टू द कस्टमर, ये जो हमारे टेंडरिंग हो रही होती है, या कहीं पे कस्टमर ने कोई फॉरेन में किसी किसी कोई इंपोर्ट की है किसी जगह पे, तो वहां पे उसने को गारंटी देनी है, तो वो गारंटी भी बैंक इशू करेगा। वो ये जबानी तो नहीं ना जाके कहेगा कि जी ठीक है जी, ये गारंटी मेरी रख ले, ये बंदा है, ये मेरी गारंटी है जी, ये मेरे बिहाफ पे आपको कह देता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे भी गारंटीज इशू की जाती हैं, जिनको हम एलसी कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटीज। तो ये सर्विसेज भी बैंक्स दे रहे होते हैं। रिसीविंग वैल्यूएबल्स फॉर सेफ कस्टडी, बैंक्स के अंदर लॉकर की सर्विसेज हम लोग दे रहे होते हैं। अंडरराइटिंग डीलिंग्स इन स्टॉक, शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हेल्पिंग द हज पिलग्रिम्स इन सबमिशन ऑफ देयर हज एप्लीकेशंस। हज की जितनी एक्टिविटी हो रही होती है वो भी थ्रू बैंक्स हो रही होती है। बैंक्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, फिर बैलेटिंग होती है, तो ये भी थ्रू बैंकिंग चैनल हो रहा होता है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, आप लोग अपने घर के बिजली के बिल, गैस के बिल थ्रू बैंक्स पे कर रहे होते हैं। और लास्टली क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग, यानी जितनी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं वो सारी थ्रू उनकी पेमेंट्स, उनकी रूटिंग सारी थ्रू बैंक्स हो रही होती है। तो ये जनरल फंक्शंस हैं जो एक ब्रांच में, एक बैंक के अंदर हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ये जो सर्विसेज हैं ये दी जा रही होती हैं। अच्छा, हमने बैंकर को पढ़ा, अब हम कस्टमर को डिस्कस करते हैं कि कस्टमर क्या होता है। कि कस्टमर क्या होते हैं, इन जनरल टर्म्स कस्टमर मींस एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद whom we have an existing or potential relationship। कस्टमर क्या होते हैं, जिनका हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल रिलेशनशिप हो, तो ऐसे पर्सन को हम कस्टमर कहेंगे। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग लॉ, a person who has a regular account of any type with the bank is considered as कस्टमर, यानी जिस बंदे का हमारे पास एक प्रॉपर अकाउंट
रन हो रहा है, प्रॉपर अकाउंट किसी ने ओपन करवाया हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कस्टमर। Any person to whom bank provides financial services without having a bank account is considered as client। यानी जिस बंदे का हमारे पास अकाउंट मेंटेन हो रहा है और हमसे वो सर्विसेज ले रहे हैं, उसको हम कस्टमर कहेंगे। और ऐसा पर्सन जिसका हमारे पास अकाउंट नहीं है और हम उसे फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, मसलन जो लोग बाहर से पैसे आते हैं, वो आते हैं और शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं और बैंक से पैसे अपने रिसीव कर लेते हैं, ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे? क्लाइंट। अच्छा जी, कस्टमर कब बंदा बनता है? फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अ पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। फॉर बिकमिंग competent to contract, a person must fulfill the below requirements of section। ला ये कहता है कि एक कस्टमर बनने के लिए बंदे को कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट इनफ के हवाले से ला ये कहता है कि क्या क्या होना चाहिए? मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी बालिग होना चाहिए, एज ऑफ मेजर होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी उसका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है जी, दिमागी तौर पे ठीक हो। शुड नॉट हैव बीन डिपार्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसके ऊपर कोई भी ऐसी पाबंदी ना लगी हो किसी भी लीगल एजेंसी की तरफ से, कोई ऐसे किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व ना हो कि उसको गवर्नमेंट ने बैन किया हो कि ये अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो ऐसी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और वो क्या होती है? उसके हवाले से हर ब्रांच के अंदर, हर बैंक में एक नेगेटिव लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर ऐसे तमाम लोगों का डाटा अवेलेबल होता है जिनके हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, जिनमें किसी न किसी वजह से पाबंदी लगी होती है कि ये बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। Establishment of banker customer relationship। A person becomes customer of a bank when he goes to the bank with money or a check and asks to have an account open in his name, and the bank accepts the money or check and is prepared to open an account in the name of that person. After that, he is entitled to be called a customer of the bank. Such a person becomes customer. The bank receives the money or a check and agrees to open an account। ठीक है जी। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कब बनता है? जब बंदा बैंक में आता है, हमारे पास कैश लेके आता है, या हेलो जी, वालेकुम सलाम। ब्रांच में आता है, चेक लेके आता है या लेके आता है और आके अपना एक अकाउंट ओपन करता है। अकाउंट ओपन करने के बाद फिर उसका उसमें ट्रांजैक्शन रूट होती हैं, तो फिर क्या होता है? हमारा एक बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप या रिलेशनशिप बन जाएगा। तो इसमें क्या है? व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी और चेक इन हिज अकाउंट, ही हैज राइट टू विथड्रॉ इट बट ही कैन नॉट इंक्वायर। अच्छा, लास्ट में ये कहता है कि हमारे पास जो अकाउंट ओपन करवाएगा कस्टमर आगे, उसका ये राइट तो है, वो उसमें से अमाउंट जब चाहे जितनी चाहे, यानी जो अवेलेबल बैलेंस है उसको वो विथड्रॉ करवा सकता है, लेकिन वो ये नहीं होगा कि वो ये पूछे हमसे कि जो मैंने अमाउंट जमा करवाई थी उसका बैंक ने किया क्या है। ठीक है जी। हम उसे ये नहीं बताएंगे कि इतनी हमने लैंडिंग कर दी और हमने जो है ना वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो उसका लॉ हमें बैंकर को प्रोटेक्ट करता है। वो किसी अदालत में भी चला जाए कि जी बैंक मुझे ये इन्फॉर्मेशन बताए, तो फिर भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि बाय लॉ हम प्रोटेक्टेड है कि हम ये नहीं कहेंगे, ये नहीं उसे बताएंगे कि उसकी जो पैसा हमने रिसीव किया है उसको हमने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है या उसकी यूटिलाइजेशन हमने कहाँ पर की है। टाइप्स ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या है जी? डेटर एंड क्रेडिटर है, प्रिंसिपल एंड एजेंट है, बेलर एंड बैली है, बारोअर एंड लेंडर है, यानी हम कर्जा देते हैं, बेलर एंड बैली यानी हम लॉकर ओपन करते हैं, कहीं पे हम जो है ना डेटर क्रेडिट यानी अमाउंट हो रही होती है, जमा हो रही होती है, मॉर्टगेज करते हैं। सर मॉर्टगेज क्या? घर मॉर्टगेज कर लिया, प्रॉपर्टी प्लेज कर ली तो उसके अगेंस्ट लोन दे दिया। गारंटर एंड प्रिंसिपल डेटर, ठीक है जी, जो हम गारंटीज इशू कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो बैंकर कस्टमर के होते हैं। व्हेन अ कस्टमर, फिर वही चीज लिखी हुई है कि जब कस्टमर अकाउंट ओपन करवा लेगा तो अमाउंट तो वापस ले सकता है, लेकिन ये पूछ नहीं सकता कि उस अमाउंट की यूटिलाइजेशन बैंक ने कब की है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें
हमारा और कस्टमर का रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। आइदर बैंक खत्म करे या कस्टमर खुद से खत्म कर दे, या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कहने पे हम उसका अकाउंट बंद कर दें। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज है कि कस्टमर कब अपना कस्टमर कब के पास क्या ऑप्शन है कि अपना जो है वो अकाउंट बंद करवा दे। कि चेंज ऑफ रेजिडेंस, एक शहर से दूसरे शहर में चला गया, तो क्या करेगा, अपना अकाउंट बंद करवा देगा। डिससेटिस्फाइड विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक चीज है, इससे हमने अवॉइड करना है कि कोई भी अकाउंट होल्डर, कोई भी कस्टमर हमारे पास अकाउंट इस वजह से बंद ना करवाए कि वो हमारी सर्विसेज से जो है ना वो मुतमिन नहीं है, या हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं है। ठीक है जी, इस वजह से अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। नोटिस बाय द बैंक, हम कब अकाउंट बंद कर सकते हैं? अनसेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन, हम देखते हैं कि एक कस्टमर है जिसके अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है वो उसने हमें ये लिखवाया हुआ है कि मेरी एक करियाने की शॉप है और मैं वहां से इसमें पैसे जमा करवाया करूंगा, या मैं फलां नौकरी करता हूँ, उस नौकरी से जो मेरी सैलरी आ रही है वो इस अकाउंट में जमा हुआ करेगी। और हम ये देखते हैं कि उसकी सैलरी से 40,000 रुपये सैलरी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसमें एकदम से लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए आना शुरू हो गया है। तो हम उससे पूछे और वो हमें जस्टिफाई ना कर सके कि ये अमाउंट वो कहाँ से लेके आ रहा है, तो उसका ऑपरेशन अकाउंट का फिर अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। तो ऐसे अकाउंट को बैंक बंद कर देता है। अनरिम्यूनरेटिव अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट के जो हमारे पास जीरो बैलेंस के साथ, जिसमें कस्टमर ने अपना लेन देन करना बंद कर दिया हो और जीरो बैलेंस के साथ एक अरसा तक चलते रहे, तो ऐसे अकाउंट्स भी बैंक के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, तो वो बंद कर दिए जाते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ के मुताबिक हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब हमें कहती है तो उन सिचुएशन में हम कैसे बंद करते हैं? एक बंदे की डेथ हो गई है और उसका हमें नोटिस मिल गया कि फलां बंदा जो है उसका ये डेथ सर्टिफिकेट है, वो मर गया है, तो उसका फिर अकाउंट हम बंद कर देते हैं। और उसमें जो अमाउंट होती है उसके लीगल हेयर्स को, जैसे हमें अदालत एडवाइस करती है, सक्सेसिव सर्टिफिकेट इशू करती है, वैसे हम उसको पेमेंट कर देते हैं। इंसैनिटी है दूसरा जो है ना वो इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, यानी अगर कस्टमर का दिवालिया हो जाए या ऐसी इश्यूज आ जाए। गर्निशी ऑर्डर, यानी अगर हमें कोर्ट किसी चीज का, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी FIA, कोर्ट हमें या कोई और ऐसा अदारा, नैब हो गया, वो हमसे किसी नोटिस लिखें कि ये फलां कस्टमर का अकाउंट, आपके पास अकाउंट चल रहा है, इसके फलां फलां केसेस हैं, अकाउंट को बंद करें, और अमाउंट जो है वो या अपने पास बैंक होल्ड कर ले या उसको कोर्ट में सरेंडर कर दे, तो उस तरह भी हम उसका अकाउंट कस्टमर का फिर बंद कर देते हैं। गर्निशी ऑर्डर क्या होता है जी? Order of a court by which a creditor can get funds from any third party including a bank belonging to the debtor attached। ठीक है जी, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हमें कोर्ट यानी अदालत हमें कोई नोटिस देती है तो उसको हमने फॉलो करते हैं। इसकी आगे दो चीजें हैं, गर्दिशी निश्चय है और गर्दिशी एब्सोल्यूट है। इसी के अंदर वो क्या कहता है जी? इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टिंग द बैंक टू होल्ड अप सस्पेंड ऑपरेशन ऑन द कस्टमर्स अकाउंट टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी वो हमें ये कहता है कि इस अकाउंट को ब्लॉक कर दें, इसमें कोई भी कस्टमर का लेन देन नहीं होना चाहिए टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस या फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। और दूसरा क्या, एब्सोल्यूट के अंदर वो क्या कहता है? एब्सोल्यूट के अंदर वो ये कहता है कि अकाउंट को बंद कर दें, would be ordered to the bank to pay the money from the attached account as directed by the account as directed by the court। इन अकाउंट को बंद कर दें और उसमें जो अवेलेबल बैलेंस है वो किसी अदारे को दे दें, किसी पर्सन को दे दें, या कोर्ट के पास सरेंडर कर दें। वो हम एज पर कोर्ट इंस्ट्रक्शंस उसको हम क्रेडिट जो उसका बैलेंस होगा उसकी पेमेंट कर देंगे।